दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने निकी नाम की महिला को जिंदा जलाए जाने के आरोप में उनके ससुर सत्यवीर भाटी और जेठ रोहित भाटी को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों से पहले पुलिस निकी के पति विपिन और सास दयावती को गिरफ्तार कर चुकी है। इसी महीने की 21 तारीख को 28 साल की निकी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। निकी के पिता और भाई ने आरोप लगाया कि निकी को उनके पति विपिन ने दहेज के लिए जिंदा आग के हवाले कर दिया था। उसकी वजह से वो बुरी तरह झुलस गई थी। इसके बाद उनकी बड़ी बहन कंचन ने पड़ोसियों की मदद से तुरंत उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया था। हालात गंभीर होने की वजह से उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी निक्की की जान नहीं बचाई जा सकी और निक्की की मौत के बाद उनके परिवार में हाहाकार मच गया। आरोप लगाया गया कि दहेज के लिए निक्की को उनके पति विपिन और उनकी सास दयावती ने जिंदा जला दिया। दावा किया गया कि आग लगाने से पहले उनकी बेरहमी से पिटाई भी की गई थी। निक्की की मौत के बाद उनकी बड़ी बहन कंचन ने पुलिस में निक्की के पति विपिन, अपने पति रोहित, सास दयावती और ससुर सत्यवीर भाटी पर केस दर्ज करा दिया, लेकिन पुलिस की पकड़ में आने से पहले ही निक्की के ससुराल वाले फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने निक्की के पति विपिन और सास दयावती को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने फरार चल रहे ससुर सत्यवीर भाटी और जेठ रोहित भाटी को भी धर दबोचा। में सभी 4 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पहले पति की गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद सास ससुर और जेठ की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस की टीम चारों आरोपियों से पूछताछ में जुट गई ताकि निक्की हत्याकांड के पीछे की एक एक सच्चाई सामने आ सके। और जांच के दौरान पुलिस को निक्की की बहन कंचन के मोबाइल कैमरे से बनाया गया एक वीडियो मिला। उस वीडियो में आरोपी विपिन अपनी मां के साथ निक्की पर हमला करता नजर आया। हमले के दौरान निक्की खुद को बचाने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन विपिन और उसकी मां निक्की को बेरहमी से पीटते दिखे। निक्की की बहन कंचन, जो रिश्ते में उनकी जेठानी भी लगती थी, उन्होंने मारपीट का वीडियो बना लिया। दावा किया गया कि कंचन को वीडियो बनाता देख विपिन उन पर आग बबूला हो गया और कंचन के मोबाइल पर जोर से हाथ मार दिया था। कंचन के मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो में विपिन अपनी मां दयावती के साथ निक्की पर झपटते हुए दिखा। विपिन गुस्से में बुरी तरह आग बबूला नजर आया। विपिन ने अपनी पत्नी निक्की के बाल पकड़े और खींचकर दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की। विपिन की मां भी निक्की को पीटती हुई और धक्का देती दिखाई दी। दोनों के हमले से घायल निक्की बुरी तरह चीखती चिल्लाती दिखी। इस दौरान विपिन की नजर अपनी भाभी कंचन पर पड़ी। कंचन अपने मोबाइल में विपिन और अपनी सास की हरकत को रिकॉर्ड कर रही थी। विपिन तमतमाते हुए उनकी तरफ भी झपटा। विपिन ने कंचन का मोबाइल गिरा दिया। पुलिस ने जांच के दौरान इस वीडियो को विपिन भाटी के खिलाफ सबसे बड़े सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर ली। जांच के दौरान कंचन के मोबाइल में एक और वीडियो मिला जिसमें निक्की फर्श पर बैठी दिखी। उनके कपड़े जलने के बाद उनके शरीर से चिपकते हुए दिखाई दिए। वीडियो बना रही उनकी बहन कंचन उन पर पानी फेंकती दिखी। यानी पुलिस के मुताबिक निक्की को मारने पीटने के बाद विपिन और उसके घर वालों ने उन्हें जिंदा जला दिया था। निक्की की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में सबसे अहम गवाही दी निक्की के 6 साल के बेटे ने। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच के दौरान निक्की के बेटे ने पूरी घटना को अधिकारियों के सामने सिलसिलेवार तरीके से बयां किया और बताया कि उसके पिता यानी विपिन ने पहले उसकी मां निक्की पर कुछ छिड़का था, उसके बाद गुस्से में गाली गलौज करते हुए लाइटर से आग लगा दी थी। मम्मा के ऊपर गाली कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। बच्चे की जबान से उसकी मां पर हुए अत्याचार की कहानी सुनकर निक्की के घर वालों का कलेजा छलनी हो गया। उन्होंने बुरी तरह बिलख कर रोना शुरू कर दिया। जो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता, उसने ये सारी चीजें आंखों से देखी थी। पुलिस ने निक्की के बेटे का बयान दर्ज करने के बाद उसे उसके नाना के यहाँ यानी निक्की के मायके पहुंचवा दिया। निक्की की बहन कंचन के मुताबिक विपिन निक्की को मारने की प्लानिंग 1 महीने पहले से कर रहा था, क्योंकि करीब 1 महीने पहले वो दिल्ली से थिनर की बोतलें लेकर घर पहुंचा था। पुलिस के मुताबिक विपिन ने दिल्ली से थिनर निक्की के ब्यूटी पार्लर के नाम पर ही खरीदा था। पुलिस ने बताया कि निक्की को जलाने के बाद भागते हुए विपिन ने थिनर की बोतलें सिरसा चौराहे के पास झाड़ियों में फेंक दी थी। और निक्की के मायके वालों के मुताबिक निक्की और कंचन से पैसों की डिमांड की जाती थी।
आए दिन उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पैसों के लिए निकी के ससुराल वाले उन्हें मार देंगे। निकी के मायके वालों ने दावा किया कि उनकी बेटी को जिंदा आग के हवाले करने के बाद ससुराल वाले फरार हो गए थे। हालांकि कंचन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और बिना वक्त गंवाए आरोपी विपिन भाटी को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक विपिन भाटी ने गिरफ्तारी के बाद भागने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि निकी को जलाने में इस्तेमाल ज्वलनशील पदार्थ की बोतलें बरामद करने के लिए जब उसे ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे के पास ले जाया गया तो उसने फरार होने की कोशिश की। ये वो इलाका जो सुनसान पूरा आपको दिख रहा होगा, यहीं पे पुलिस जब आरोपी को लेके आई, इस दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन के यहाँ से भागने की कोशिश की। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी विपिन ने एक दारोगा की पिस्तौल छीनकर पुलिस टीम पर हमला करने की भी कोशिश की। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में विपिन के बाएं पैर में पुलिस की गोली लग गई। घायल होने के बाद पुलिस की टीम ने उसे दोबारा दबोच लिया और अस्पताल में भर्ती करवाया। और निकी की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद उनके पति विपिन भाटी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। दावा किया गया कि उस पोस्ट के जरिए विपिन ने खुद को बेकसूर बताते हुए पूरे मामले को अलग रंग देने की कोशिश की। उसने ये दिखाने की कोशिश की कि निकी की मौत में उसका कोई हाथ नहीं। जबकि निक्की के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि विपिन पैसों के लिए निक्की के साथ आए दिन मारपीट करता था। निक्की के परिवार ने दावा किया कि विपिन अपनी मां दयावती के उकसावे पर निक्की को बुरी तरह पीटता था। बच्चे को समझाना माँ का काम रहता, बाप का काम रहता, उसने और उठा दिए, बच्चे को जमाने की जगह उठा दिया। निक्की के परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि साजिश के तहत उनकी बेटी की हत्या की गई, लेकिन निक्की की मौत के बाद पति विपिन ने खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश की। उसने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट डाली। उस पोस्ट में उसने निक्की के लिए प्यार जताने की कोशिश की ताकि ऐसा लगे जैसे वो निक्की से बहुत प्यार करता था और घर के अंदर निक्की पर हो रहे जुल्म के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। मतलब पुलिस से बचने के लिए विपिन ने इस पोस्ट के जरिए पूरे मामले को अलग रंग देने की कोशिश की, जबकि आरोप यह लगाया गया कि निक्की को विपिन ने ही जिंदा आग के हवाले किया था। हालांकि सोशल मीडिया पर विपिन की पोस्ट सामने आने के बाद लोग उस पर भड़क गए और लोगों ने पुलिस से विपिन और उसके परिवार को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की। हालांकि विपिन ने निक्की की हत्या करने के आरोप से ही इनकार कर दिया। उसने दावा किया कि निक्की को उसने या फिर उसके परिवार ने नहीं जलाया, बल्कि वो खुद जलकर मर गई। मतलब विपिन ने दावा किया कि निक्की ने आग लगाकर अपनी जान दे दी और उसने दावा किया कि उसका निक्की की मौत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन निक्की की हत्या के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद भी विपिन की अकड़ कम नहीं हुई। विपिन से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उसने हत्या के आरोप से साफ इनकार कर दिया और तो और उसने ये तक कह दिया कि उसे निक्की की मौत का कोई पछतावा नहीं है। गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। पत्नी निक्की की मौत के बाद भी विपिन के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखी। उसे देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि निक्की की मौत का उस पर कोई असर पड़ा हो। मतलब निक्की के होने या फिर न होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बड़े आराम से लेटकर पत्रकारों के सवालों का जवाब देता रहा। आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। पत्नी निक्की की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद विपिन को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और निक्की के पिता और भाई ने आरोप लगाया कि विपिन और उसके परिवार के लोग निक्की पर मर्सिडीज कार लाने के लिए दबाव बनाते थे, जबकि निक्की इसके लिए तैयार नहीं थी। दावा किया गया कि इसी वजह से अक्सर उनकी पिटाई की जाती थी। निक्की के मायके वालों के मुताबिक विपिन और उसके परिवार को कई बार समझाया गया था। कई बार गांव में पंचायत भी हुई थी। निक्की के पिता के मुताबिक पंचायत में विपिन ने उनके पैर छूकर माफी मांगी थी और वादा किया था कि आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी निक्की और कंचन पर विपिन और उसके परिवार वाले जुल्म ढाते रहे। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि निक्की के ससुराल वाले उनकी जान ले लेंगे। निक्की दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रूपबास नाम के गांव की ही रहने वाली थी। 2016 में उनकी शादी सिरसा गांव में रहने वाले विपिन से हुई थी। उसी घर में विपिन के बड़े भाई रोहित के पास निक्की की बड़ी बहन कंचन की भी शादी हुई थी। परिवार ने दावा किया कि शादी में गाड़ी, सोना और नकदी हैसियत से बढ़कर दिया गया था। आरोप लगाया गया कि इसके बाद भी विपिन और उसके परिवार के लोग दहेज की डिमांड करते थे। दावा किया गया कि निक्की के ससुराल वाले मर्सिडीज कार की डिमांड कर रहे थे, जो निक्की के भाई के पास थी। ये गाड़ी को लेके भी अब ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो परिवार बता रहा है कि ये गाड़ी की डिमांड जो है वो भी
ससुराल पक्ष के लोग जो हैं वो निक्की के परिवार के लोगों से कर रहे थे। निक्की के भाई अतुल के मुताबिक शादी के बाद जब निक्की का बेटा हुआ था उस वक्त भी विपिन की डिमांड पूरी की गई थी। दावा किया गया कि इतना सब कुछ देने के बाद भी विपिन और उसके परिवार वाले मर्सिडीज कार लेने की जिद पर अड़े थे। हाँ, वो मांग करते थे गाड़ी की भी कि मतलब गाड़ी लाओ अपने भाई से, वो उनमें घूमते हैं, हम क्यों नहीं घूमते हैं। निक्की के परिवार ने दावा किया कि निक्की और कंचन के साथ दहेज लाने के लिए अक्सर मारपीट की जाती थी। इसे लेकर गांव में कई बार पंचायत भी हुई थी। कई बार विपिन और उनके परिवार वालों को समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बाद भी उनमें पैसों का लालच कम नहीं हुआ। और इस सबके बीच इस मामले में पुलिस कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए एक एक परत खोलने में जुट गई। इस हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि विपिन और उसके परिवार वाले निक्की को सिर्फ दहेज के लिए ही नहीं प्रताड़ित करते थे, बल्कि निक्की और कंचन के सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने पर भी उन्हें मारा पीटा जाता था। क्योंकि निक्की के घर वालों ने पुलिस को बताया कि विपिन नहीं चाहता था कि निक्की सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाए, जबकि निक्की और कंचन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर काफी कामयाब थीं। दोनों बहनें एक साथ मिलकर वीडियो बनाती थीं और सोशल मीडिया पर डालती थीं। सोशल मीडिया पर दोनों बहनों के कई वीडियो मौजूद हैं। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए निक्की को ठीक ठाक कमाई भी हो जाती थी। इस सब के बीच निक्की ने अपने पिता से मदद लेकर एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया था और उसी से बच्चों की पढ़ाई का खर्च और अपना खर्च उठाना शुरू कर दिया था। उनका पार्लर मैंने खुलवाया 1.5 लाख दे के, जब ये दरिद्र कोई काम नहीं करते थे। मैंने कि बेटा अपने बच्चे ने पढ़ाओ, इनसे कोई मतलब नहीं है। निक्की के घर वालों ने बताया कि ब्यूटी पार्लर और सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाना विपिन और उसके घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी साल फरवरी महीने में खूब झगड़ा भी हुआ था। निक्की के घर वालों के मुताबिक उनकी दोनों बेटियों को पीटा गया था। बाद में पंचायत में विपिन ने माफी मांग ली थी, जिससे मामला सुलझ गया था। लेकिन निक्की और कंचन ने न तो अपना ब्यूटी पार्लर बंद किया और न ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट को ही बंद किया। और दावा किया गया कि इस बात को लेकर आए दिन विपिन और उसके परिवार वाले निक्की और कंचन को परेशान करने लगे थे। निक्की के पिता के मुताबिक मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि दोनों बेटियां मायके लौटना चाहती थी, लेकिन दोनों परिवारों के बीच बातचीत के बाद मामला संभालने की कोशिश की गई। हालांकि कुछ भी काम नहीं आया और विपिन और उसके घर वालों पर निक्की को जलाकर मारने का आरोप लगा। बेटी की मौत की खबर मिलते ही निक्की के मायके में कोहराम मच गया। निक्की के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। निक्की और कंचन के पिता भिखारी सिंह ने आरोपी विपिन और उसके पूरे परिवार के लिए फांसी की मांग की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेटी को जिंदा जलाने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाने की भी मांग की। उसके मकान पर बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर तो ऐसे दरिंदे के पे चलना चाहिए ना, ऐसे दरिंदे के मकान भी ढहने चाहिए। निक्की के पिता ने बताया कि जिस वक्त विपिन और उसके घर वालों ने उनकी बेटी को मारा पीटा और जिंदा जलाया, उस वक्त उनका नाती यानी निक्की का 6 साल का बच्चा भी वहीं मौजूद था। बेटा खुद गवाही दे रहा कि मेरी मम्मी को लाइटर से जलाया, दादी ने तेल गिरा, वो मौजूद है वहाँ बच्चा। निक्की की मौत ने उनके पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। निक्की की माँ और दादी दहाड़े मार कर रोती बिलखती दिखी। रिश्तेदारों ने बताया कि विपिन पैसों की लालच में निक्की को जानवरों की तरह मारता पीटता था। लड़की को रोज टॉर्चर करता था, रोज मारता था, रोज पैसे मांगता था। निक्की के पिता ने बताया कि 2016 में उन्होंने दोनों बेटियों कंचन और निक्की की शादी दोनों सगे भाइयों रोहित और विपिन से की थी। शादी में उन्होंने गाड़ी, सोना चांदी और खूब सारा सामान दिया था, लेकिन उनका आरोप है कि इसके बाद भी विपिन और उसके घर वालों ने दोनों बेटियों को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था। हर रोज मारपीट की जाती थी। सौभाग्य की एक बात यह कि ग्रेटर नोएडा के गांव की निक्की को जो बता रहे हैं कि दहेज के लिए जला दिया गया, तो ये भी बता रहे हैं कि प्रताड़ना काफी साल से हो रही थी और गांव के पंचायत में भी गया था मामला। जब ये जगह जगह की हकीकत है, कानून इतना सख्त होने के बाद भी हकीकत है, तो कुछ तो ऐसा हो कि पंचायतों में जो मामले जाते हैं उनकी पुलिस में कहीं एंट्री हो जाए, कहीं एंट्री ही हो जाए। मामला पंचायत सुलटा रही है लेकिन पुलिस में एंट्री तो हो जाए, किसी को डर तो लगे। पंचायत से ऐसा लगता ही नहीं कि लोग डर रहे हैं। वो कह रहे हैं उसने पांव छू के माफी मांग ली थी, अब कह रहे हैं उसने जला दिया। पंचायत में समाज के लेवल पर बात हो जाती बस। अगर पंचायत में मामला जा चुका था, निक्की के ससुराल वालों को पता होता कि अब तो पुलिस के पास नोट हो गया, तो कुछ तो डर होता। कोई तो ऐसा सिस्टम हो कि अगर पंचायत तक बात पहुंची तो पुलिस के पास भी नोट हो। अब किससे सवाल पूछें?
पुलिस के पास कुछ नोट होता तो बोलते ना कि आपने क्या किया अब तक। ये तो पंचायत में था मामला, पंचायत को क्या बोलना है? पंचायत को जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? पंचायत से ये पूछ सकते हैं कि आपके सामने मामला आया था, आपने ऐसे ही सुलटा लिया, अब आप क्या बोलोगे? आपको कुछ होगा? इतने साल तक अगर एक घर में दो बहनों के साथ जुल्म हो रहा था, दोनों बहनें, उसी घर में शादी हुई, दोनों बहनों के साथ जुल्म हो रहा था, तो ये कौन सा समाज है कि इसको पुलिस में सीरियस शिकायत के लायक भी नहीं समझा गया? समाज में भी किसी को नहीं लगा, सब घर की घर में बात दबाते रहते हैं। यह हाल है। निक्की की मौत के बाद भी कोई अफसोस तक नहीं दिख रहा उसके पति के चेहरे पर। तो ये किस तरह का समाज है? उसका बच्चा बता रहा है कि मां को कैसे मार दिया। तो फिर क्यों समुदाय अपनी अपनी अलग अलग सामाजिक परंपराएं बनाकर बैठे हैं? हमारा समाज ये, हमारा समाज ये। अरे हमारा समाज ये भी तो, ये कोई दूर दराज का गांव नहीं जिसकी बात हो रही है, शहर के बीच के गांव की बात हो रही है। ये ग्रेटर नोएडा का गांव है, आसपास पूरा शहरी इलाका है, लेकिन गांव में वही सब चल रहा है जो सैकड़ों साल से चल रहा था। गाड़ी की मांग हो रही है मर्सिडीज की, और बातें हो रही हैं बैलगाड़ियों के टाइम की। एक्सप्रेसवे बना लो, बिल्डिंगें बना लो, मॉल बना लो, कुछ भी बना लो, जब तक शिक्षा का लेवल यह है तब तक क्या बदल जाएगा? समाज के नेता ऐसे टाइम पर कहां चले जाते हैं? इलेक्शन में तो खड़े हो जाते हैं, पॉलिटिक्स करने में, समुदायों के नाम पर वोट लेने में सब खड़े हो जाएंगे, पार्टियों से टिकट लेने के लिए सब आ जाएंगे समाज के नाम पर। ऐसे टाइम पर उनका समुदायों के लिए कोई रोल नहीं है। ये कोई किसी एक लड़की की जान जाने की कहानी नहीं है। ये समुदायों के नेता लोग, ये कथावाचक, ये धर्मगुरु, ये सब लोग कुछ करेंगे नहीं कि आगे ऐसा ना हो। बाकी सब में हेडलाइन बनवा लो इनसे। 100 बात की एक बात। इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों का मजाक उड़ाने के लिए मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाहाबादिया को फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों का मजाक उड़ाने के मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना को फटकार लगाई। कोर्ट ने दोनों को वीडियो बनाकर दिव्यांगों से माफी मांगने का आदेश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को गाइडलाइंस बनाने के भी निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले 2 हमलावरों को शाहबाद डेरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हुए हैं। दोनों हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले बताए गए। बिहार के दरभंगा में स्टेशन के पास कुछ लोगों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। आरोप लगा कि वो लड़का एक व्यक्ति से सोने की चेन छीनकर भाग रहा था। इसके बाद लोगों ने उसे दबोच लिया और उसकी पिटाई कर दी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों के लिए किराए में मामूली बढ़ोतरी कर दी। नए नियमों के तहत किराए में 1 रुपए से 4 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई, जबकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यह बढ़ोतरी 5 रुपए तक होगी। दिल्ली में पहले अधिकतम किराया 60 रुपए था, जो बढ़ोतरी के बाद 64 रुपए हो गया। उधर उत्तर प्रदेश के बलिया में एक सरकारी अधिकारी को पीटने के आरोप में पुलिस ने बीजेपी के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर सिंह ने बिजली विभाग के एक अधिकारी को उनके ही दफ्तर में जाकर पीटा था। इस मामले में पहले उन्हें हिरासत में लिया गया, फिर उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। बाद में मुन्ना बहादुर सिंह पर केस दर्ज होने के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जिला अस्पताल पहुंच गई, लेकिन वहां उनके समर्थकों ने पुलिस वालों के सामने मुश्किल खड़ी कर दी, क्योंकि बीजेपी नेता किसी भी कीमत पर पुलिस के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद पुलिस उन्हें खींचकर अपने साथ ले गई। कई पुलिस वालों ने मिलकर बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर सिंह के हाथ पकड़ लिए ताकि वो सीधे जाकर उनकी गाड़ी में बैठ सकें, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपना हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश की। पुलिस की इस कार्रवाई पर मुन्ना बहादुर सिंह का पारा चढ़ गया। उन्होंने इस पर कड़ा विरोध जताया। ये कौन सा तरीका है? ये एक मरीज के साथ कौन सा तरीका है? इसके बाद पुलिस की गाड़ी के नजदीक पहुंचकर बीजेपी नेता और बौखला गए। लेकिन पुलिस के काफी समझाने पर वो मान गए और गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो गए। सबको ये लगा कि हंगामा शांत हो गया, लेकिन तभी मुन्ना बहादुर सिंह ने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। बाद में पुलिस ने किसी तरह उन्हें गाड़ी में बैठाया और अपने साथ ले गई।
इधर जगत गुरु रामभद्राचार्य की प्रेमानंद महाराज पर की गई एक टिप्पणी पर हंगामा खड़ा हो गया। प्रेमानंद महाराज के भक्तों और कुछ संतों ने इस टिप्पणी को गलत बताया। एक इंटरव्यू के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को अपने बालक के समान बताते हुए यह कह दिया कि प्रेमानंद ना तो विद्वान है और ना ही कोई चमत्कारी। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रेमानंद महाराज को संस्कृत के श्लोकों का सही सही अर्थ बताने की भी चुनौती दी। रामभद्राचार्य की इस टिप्पणी पर संतों ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस पूरे विवाद को ही सनातन धर्म की एकता के लिए खतरा बताया। जबकि जगत गुरु रामभद्राचार्य के समर्थन में उतरे कुछ संतों ने उनकी टिप्पणी को सही ठहराया। उन्होंने शास्त्रार्थ की चुनौती को सनातन परंपरा का हिस्सा बताया। हमारे यहाँ आदान प्रदान होता है शास्त्रार्थ के द्वारा और ये सब होना चाहिए। जबकि मथुरा में प्रेमानंद महाराज के समर्थन में संतों ने यह तर्क दिया कि जो भाषा आम लोगों को समझ में आए, संतों की भी वही भाषा होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि संस्कृत आने से ही सब पंडित होते हैं। पंडित के लिए समाज को जो भाषा में समझे उस भाषा में बताना भी आवश्यक होता है। इस पूरे विवाद के दौरान प्रेमानंद महाराज के एक समर्थक ने तो रामभद्राचार्य महाराज के जगत गुरु बनने की प्रक्रिया पर ही सवाल कर दिया। अब यहाँ रामभद्राचार्य से पूछना चाहते हैं, क्या आप शास्त्रार्थ से जगत गुरु बने हैं या मनमाने तन से? मथुरा में प्रेमानंद महाराज के समर्थन में उतरे संतों के मुताबिक बीते कुछ सालों में प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचनों से लोगों को जोड़ने का काम किया। नई पीढ़ी के साथ पुरानी पीढ़ी के लोगों ने उनके बताए भक्ति मार्ग पर चलना शुरू किया। संतों के मुताबिक जगत गुरु रामभद्राचार्य की टिप्पणी ने गैर जरूरी विवाद पैदा कर दिया। उधर मध्य प्रदेश के चित्रकूट में एक लड़के ने सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल दी। वो लड़का अपना फोन लेकर रेलवे ट्रैक के बीचों बीच लेट गया। इसके बाद उसने ट्रेन के अपने ऊपर से गुजरने का इंतजार किया और पटरी के बीचों बीच लेटे हुए ही उसने उस ट्रेन के अपने ऊपर से गुजरने का पूरा वीडियो बना लिया। इससे पहले वो अपना फोन लेकर उस रेलवे ट्रैक पर लेटा नजर आया। उसने पहले इधर उधर देखा और फिर सामने से आ रही ट्रेन पर उसकी नजर पड़ी। उसे देखते ही वो सीधा लेट गया और फोन को इस तरह रख दिया कि जब ट्रेन उसके ऊपर से गुजरे तो पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। इसके बाद वो ट्रेन वहां आई और उसके ऊपर से गुजरती दिखाई दी। उस लड़के के फोन में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। इसके बाद जब ट्रेन गुजर गई तो वो अपना फोन हाथ में लेकर सीधा खड़ा हो गया। उसने कैमरे पर दिखाया कि उस ट्रेन के उसके ऊपर से गुजरने के बाद भी उसे एक खरोंच तक नहीं आई। ये खतरनाक वीडियो बनाकर उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया और वीडियो कुछ ही देर में वायरल हो गया। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में नकली दवाइयां बेचने के एक आरोपी ने पकड़े जाने के बाद मामले को रफा दफा करवाने के लिए पुलिस और जांच टीम को रिश्वत देने की कोशिश की। जांच अधिकारियों ने आरोपी को 1 करोड़ रुपए के साथ दबोच लिया। आगरा में औषधि नियंत्रण विभाग और यूपी एसटीएफ की टीम ने नकली दवाएं बेचने के आरोप में हिमांशु नाम के एक दवा कारोबारी की 3 दुकानों पर छापा मारा। पुलिस के मुताबिक वहां से करोड़ों की नकली और मिलावटी दवाइयां बरामद हुई। आरोप लगाया गया, इस मामले को दबाने के लिए हिमांशु ने जांच टीम और पुलिस के अधिकारियों को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का ऑफर किया। लेकिन जांच टीम के अधिकारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए उन्हें रिश्वत की रकम लेकर आने को कह दिया। इसके बाद जैसे ही हिमांशु एक बैग में 1 करोड़ रुपए कैश लेकर वहां पहुंचे, उन्हें दबोच लिया गया। सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी। लखनऊ से जो है कॉल आई कि इसको जो है सीज कीजिए और इसको जेल भेजिए। आगरा में लगातार नकली और मिलावटी दवाओं की शिकायत मिलने के बाद वहां के दवा बाजार की कई दुकानों पर छापे मारे गए। इनमें हिमांशु नाम के दवा व्यापारी की 3 दुकानों से पुलिस और जांच टीम ने बड़ी मात्रा में नकली दवाएं बरामद करने का दावा किया। सन फार्मा की तरफ से नरेंद्र आहूजा जी आए, उन्होंने भी इसको जो है फाइंड आउट किया और उन्होंने सत्यापित किया है कि नकली दवाएं। पुलिस के मुताबिक एक 3 मंजिला इमारत में करीब 3 करोड़ रुपए की नकली और मिलावटी दवाएं वहां दूसरे राज्यों से लाकर रखी गई थी। चेन्नई और पौंडीचेरी से ये दवाइयां आती थी और इन दवाइयों का जांच के दौरान जब पुलिस ने बिल चेक किया तो मात्र 10 लाख रुपए के बिल टीम को मिले। जांच अधिकारियों ने हिमांशु की दुकान से मिली उन दवाओं की जांच करवाई और दवाएं नकली पाए जाने पर हिमांशु के खिलाफ एक्शन लिया। इसके अलावा जांच टीम को रिश्वत देने की कोशिश के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। 100 बात की एक बात यह कि आगरा में नकली दवाइयां हर साल पकड़ी जा रही। अब एक कारोबारी को रंगे हाथ 1 करोड़ रुपए कैश रिश्वत देते हुए पकड़ा गया। तब भी साल दर साल कैसे चल रहा है यह खतरनाक धंधा। 1 करोड़ रुपए अगर रिश्वत दे रहा था कारोबारी, तो सोचिए उस एक कारोबारी का धंधा कितना बड़ा होगा। ये एक कारोबारी दे रहा था। कह रहे हैं 2019 से 500 करोड़ की दवाएं पकड़ चुके हैं नकली, आगरा में ही।
फिर भी हर साल सर उठा लेते हैं ये लोग। इसका मतलब धंधा इतना बड़ा है कि वो ये रिस्क लेने को तैयार है, यानी कि पब्लिक का तो दवाओं से ही भरोसा उड़ जाए। नकली दवाएं खा रही है पब्लिक, नकली दवाएं खा रही है इसका मतलब। और देश के कई राज्यों में जाल फैला हुआ बता रहे हैं, तो फिर पब्लिक कैसे चेक करे, कैसे पता चले कि तबीयत ठीक नहीं हो रही तो दवा नकली है या डॉक्टर ने सही से बीमारी पकड़ी नहीं है। जो माल पकड़ा गया है वो कह रहे 3 करोड़ का था और बिल थे 10 लाख के। मतलब क्या मतलब यह कि 3 करोड़ की कीमत की दवाएं इन दवा कारोबारियों को 10 लाख में मिल गई थी। 10 लाख में खरीद कर ये 3 करोड़ में बेचते, इतना मुनाफा। तो दवा तो नकली होनी है। कुछ भी पाउडर की गोली बना दो, कह दो कि दवा है। 10 लाख में इनको पड़ रही थी और लेबल लगे थे 3 करोड़ के, तभी तो 1 करोड़ रिश्वत तक देने को तैयार हो गए। ये जो इनको पकड़ लिया ये तो ठीक है, लेकिन पब्लिक को तो यही लगता है ना कि इनको पकड़ लिया, जिनको नहीं पकड़ा ऐसे कितने। कहां बनती हैं इतनी नकली दवाएं? कोई पकड़ क्यों नहीं पाता है? ये कोई घरों में चोरी छिपे बनने की चीज थोड़ी है ना, फैक्ट्री लगती होगी ना, फैक्ट्री टाइप की चीज चाहिए होती है ना इसको बनाने के लिए। तो प्रॉफिट ही इतना है कि ये सारा जोखिम उठाने को तैयार है। ये साफ है। आगरा में ही अगर इतने साल से लोग पकड़े जा रहे हैं तो इनको सजाएं क्या हो रही हैं? क्या सजा हुई है? कोई जेल में सड़ेगा तभी तो दूसरे डरेंगे। 100 बात की एक बात। उधर बिहार के मोतिहारी में आवारा कुत्तों के हमले में 10 बच्चे घायल हो गए। बिहार के मोतिहारी में आवारा कुत्तों ने करीब 10 बच्चों पर हमला कर दिया। इसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गए। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि इसे लेकर नगर निगम में शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका खमियाजा उन बच्चों को उठाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्कूल जा रहे बच्चों को अगवा करने की कोशिश नाकाम कर दी गई। घटना हाईवे थाना क्षेत्र में हुई। आरोप लगा कि वहां 2 लोग हथियारों के दम पर 4 बच्चों का अपहरण करना चाहते थे, लेकिन बच्चों के शोर मचाने पर इलाके के लोग दौड़ पड़े। एक व्यक्ति को मौके से पकड़ लिया गया है, जिसको तत्काल पुलिस को सूचना देकर के पुलिस को सुपुर्दगी में दे दिया गया है। इस साल दीपावली पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर परिसर में रामायण वैक्स म्यूजियम का उद्घाटन किया जाएगा। वहां सभी प्रतिमाएं मोम से बनाई जाएंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक करीब 10 करोड़ की लागत से बन रहा ये म्यूजियम श्रद्धालुओं को रामायण के 40 प्रमुख प्रसंगों की झलक दिखाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवंबर में 3 दिन के ध्वजारोहण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक 23 से 25 नवंबर तक उत्सव चलेगा। इस दौरान राम मंदिर के शिखर पर विजय पताका फहराई जाएगी। इधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के विधायक जीवन कृष्ण साहा की ईडी की टीम से बचने की कोशिश नाकाम रही। पुलिस वालों ने उन्हें दौड़ा कर पकड़ लिया। जीवन कृष्ण साहा और उनके रिश्तेदारों के घर पर ईडी की टीम ने छापा मारा। आरोप है कि वो पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल थे। इसी सिलसिले में जांच के लिए ईडी की टीम मुर्शिदाबाद में मौजूद उनके घर पहुंची और आरोप है कि ईडी की टीम को देखते ही टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा अपने घर की पट्टी कूदकर वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि पुलिस वालों ने उनका पीछा किया और उन्हें धर दबोचा। पुलिस वाले उनका हाथ पकड़कर उन्हें उन्हीं के मकान के पीछे की तरफ से लेकर आए। टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा पर पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इस सिलसिले में उन्हें 2023 में गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि इस मामले में उन्हें बेल मिल गई थी। इस बीच जैसे ही ईडी की टीम ने जांच के लिए उनके घर पर छापा मारा, उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की। आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन पास के एक तालाब में फेंक दिया, जिसे बाद में बरामद कर लिया गया। इसी सिलसिले में उनकी रिश्तेदार और बीरभूम के वार्ड नंबर 9 की पार्षद माया साहा के घर पर भी छापा मारा गया। पुलिस वालों की मौजूदगी में ईडी की एक टीम वहां भी पहुंची और उनके घर की तलाशी ली। इधर शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को पुलिस ने हिरासत में लिया, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। इधर आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा कर लौटे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का लखनऊ में जोरदार स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करने पहुंचे। लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला आईएसएस की सैर करने वाले पहले भारतीय हैं। वहां 18 दिन बिताने के बाद वो पिछले महीने की 15 तारीख को पृथ्वी पर लौटे थे
और अंतरिक्ष में झंडा गाड़ने वाले शुभांशु जब अपने शहर पहुंचे तो उनके स्वागत में पूरा लखनऊ सड़कों पर आ गया। वहां भव्य रोड शो निकाला गया। शुभांशु शुक्ला का काफिला जिन सड़कों से गुजरा उनके किनारे लोग तिरंगा लिए खड़े नजर आए। उन्होंने काफिले की गाड़ियों पर फूलों की बारिश की। रोड शो से पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया। वहां बैंड बाजे का इंतजाम किया गया था। एयरपोर्ट के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद शुभांशु शुक्ला उस स्कूल के लिए रवाना हुए जहां उन्होंने पढ़ाई की थी। कुछ दूर जाने के बाद वो एक खुली गाड़ी में सवार हुए। इस दौरान उनके परिवार और जानने वाले लोग भी साथ ही रहे। शुभांशु ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा कर इतिहास रचने वाले शुभांशु के स्वागत में नारे लगाए गए। शुभांशु शुक्ला ने 25 जून को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कदम रखने वाले पहले भारतीय हैं। उधर हैदराबाद में महेंद्र रेड्डी नाम के व्यक्ति पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी 5 महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या की और फिर शव के टुकड़े कर उन्हें नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि पूछताछ में महेंद्र ने पत्नी की हत्या की बात कबूल कर ली। महेंद्र कैब ड्राइवर है और उन्होंने 1 साल पहले स्वाति से प्रेम विवाह किया था। पुलिस के मुताबिक महेंद्र को शक था कि स्वाति का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा। दावा किया गया कि इसी बात पर उनके बीच काफी वक्त से झगड़े हो रहे थे। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 23 अगस्त को भी उनके बीच झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े में महेंद्र ने पत्नी स्वाति की गला घोंटकर हत्या कर दी और आरोप लगाया गया कि पुलिस से बचने के लिए महेंद्र ने शव के टुकड़े किए और फिर उन्हें हैदराबाद की मूसी नदी में फेंक दिया था। रात के वक्त महेंद्र अपने घर से बैग और थैले ले जाते भी नजर आए। दावा किया गया कि वो थैले और बैग में भरकर शव के टुकड़े फेंकने के लिए ले गए थे। बाद में पुलिस ने महेंद्र को पत्नी स्वाति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि महेंद्र और स्वाति ने पिछले साल जनवरी में प्रेम विवाह किया था और दोनों शादी के बाद हैदराबाद आ गए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शादी के 1 महीने बाद ही महेंद्र और स्वाति के बीच झगड़े होने लगे थे। दावा किया गया कि महेंद्र को शक था कि स्वाति का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी बात पर उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। सूत्रों के मुताबिक 23 अगस्त को मायके जाने की बात को लेकर स्वाति का महेंद्र के साथ झगड़ा हुआ था। स्वाति 5 महीने की गर्भवती थी और जांच के लिए वो मायके जाना चाहती थी, लेकिन महेंद्र ऐसा नहीं चाहते थे। आरोप लगाया गया कि उसी झगड़े में महेंद्र ने स्वाति की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोप है कि पुलिस से बचने के लिए उन्होंने शव के टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को नदी में फेंक दिया। उधर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश के बाद पहाड़ों से पत्थर गिरने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इसके बाद प्रशासन की टीम हाईवे को साफ करने में जुट गई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बांध से पानी छोड़े जाने के बाद 35 से ज्यादा गांवों में बाढ़ आ गई। इन गांवों के सैकड़ों मकान पानी में डूब गए तो कई इलाकों का संपर्क टूट गया। चारों तरफ पानी भर जाने से किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई। उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में एसडीआरएफ ने साहस और धैर्य दिखाते हुए 3 लोगों की जान बचा ली। नीलकंठ मार्ग से घूमने गए 3 लोग पार्क के भीतर रास्ता भटक गए थे। खराब मौसम, अंधेरा, कीचड़ और घनी झाड़ियों के बीच फंसे तीनों लोगों को एसडीआरएफ के जवानों ने बचा लिया। इधर भीषण बाढ़ से जम्मू कश्मीर के कई इलाके बेहाल हो गए। जम्मू में तो हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि वहां स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा लोगों से भी अपील की गई कि वो सिर्फ जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि भारी बारिश की वजह से वहां तबाही मच गई। वहां के एक रिहायशी इलाके में इतनी तेज रफ्तार में पानी बहता दिखा मानो कोई नदी बह रही हो। इस खौफनाक मंजर को देखकर वहां रहने वाले लोग बुरी तरह डर गए। इसके अलावा वहां के एक इलाके में पानी के साथ बहकर आया मलबा लोगों के मकानों में घुस गया। इसके बाद मिट्टी खोदने वाली मशीन वहां लाई गई और वहां फंसे लोगों को उस मशीन के आगे वाले हिस्से पर बैठाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाके इसी तरह बेहाल नजर आए। कुछ इलाकों में सड़कें टूट गईं, जबकि कुछ इलाकों में जल भराव ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने की घटना सामने आई। उस रास्ते पर छोटे छोटे पत्थरों के साथ एक बड़ी चट्टान भी आकर गिर गई। इसकी वजह से रास्ते को बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में लगातार जारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिन के लिए अलर्ट जारी कर दिया। आशंका जताई गई कि इस दौरान बादल फटने, पहाड़ खिसकने और फ्लैश फ्लड आने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। और इस अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की।
क्योंकि भारी बारिश की वजह से वहां नदी नाले उफान पर आ गए। जम्मू में बहने वाली तवी नदी के किनारे मौजूद कई मकान भी ढह गए। जानकारी के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में वहां 15 से ज्यादा मकान नदी में समा गए और इसके बाद दहशत में आए लोग अपने मकान छोड़कर वहां से चले गए। तवी नदी के किनारे बसे मकानों पर ताला लगा नजर आया। मकान ढहने के खतरे को देखते ही वहां रहने वाले ज्यादातर लोग चले गए। ये लोगों के घर हैं और अपने घरों को बंद करके यहाँ से ताले लगाकर लोग जो है यहाँ से निकल गए हैं। अपना सामान, अपने गायें भैंसे ही छोड़कर यहाँ से चले गए। जम्मू के एक इलाके में हुए जल भराव ने लोगों के सामने मुश्किल खड़ी कर दी। वहां पानी कमर तक पहुंच गया। उस इलाके में जहां तक नजर गई सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। वहां मौजूद लोगों के मकान भी आधे से ज्यादा पानी के अंदर नजर आए। इसके बाद लोग उस इलाके को छोड़ने को मजबूर हो गए। कमर तक पानी भर जाने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और संभल कर वहां से गुजरते दिखाई दिए। जम्मू में पिछले 2 दिन से बारिश का सिलसिला नहीं थमा। इन 2 दिनों में वहां बेहिसाब बारिश हुई। इसकी वजह से नदी नाले उफान पर आ गए और कई इलाके बेहाल हो गए। और इस सब के बीच पंजाब के पठानकोट में नदी की उफनती लहरों की चपेट में आकर 2 मंजिला मकान गिरने से दहशत मच गई। वहां भीषण बारिश के बाद नदी नाले बेकाबू हो गए। सड़कों पर सैलाब बहता दिखा। इस बीच कटान की वजह से लोगों की जान पर खतरा बढ़ गया, क्योंकि नदी की तेज लहरों की चपेट में आने से मकान भर कर गिर गया। उस 2 मंजिला मकान का आधा हिस्सा टूटकर उफनती नदी में समा गया। ये देखकर आसपास के लोग खौफ में आ गए। गनीमत ये रही कि समय रहते उस मकान को खाली करवा लिया गया था और लोगों की जान बच गई। वहां 2 मंजिला मकान के ढहने से आसपास बने मकानों के गिरने का खतरा भी बढ़ गया। पठानकोट में भीषण बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए। कई इलाकों में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। ऐसे में जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे रहने वालों की मुसीबत बढ़ गई। इस बीच पठानकोट को जम्मू से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भी बारिश ने हाहाकार मचा दिया। वहां सड़क का हिस्सा टूटकर तालाब में बदल गया और इससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। सड़क के बीचों बीच उफनती लहरें बहती दिखीं और लोगों का उसे पार करना मुश्किल हो गया। और उत्तराखंड में तो कुदरत का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहाड़ का एक हिस्सा टूटने से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया। हादसा उत्तरकाशी के नलूना इलाके में हुआ। वहां पहाड़ का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर जमीन पर आ गया, और वो भी इतनी डरावनी आवाज के साथ कि आसपास के लोग सहम गए। पेड़ आएगा। हट जाओ, दूर, इधर दूर भी आ सकते हैं पत्थर। उस पहाड़ से गिरते पत्थरों को देखकर ऐसा लगा जैसे पहाड़ पर कोई डैम फट पड़ा हो। बड़े बड़े पत्थर हवा में उछलकर जमीन पर गिरते नजर आए। पत्थरों के टुकड़े और मलबे ने देखते ही देखते नलूना के पास गंगोत्री नेशनल हाईवे के उस हिस्से को पूरी तरह से बंद कर दिया। पूरी की पूरी सड़क जाम हो गई। वहां पत्थर और मलबे का बड़ा सा अंबार लग गया। पत्थरों के ढेर की ऊंचाई इतनी हो गई कि उसके पार देख पाना मुश्किल हो गया। पहाड़ से भरभरा कर आई पत्थर और मलबे की सुनामी ने लोगों को डरा दिया। जो लोग जहां थे वहीं रुक गए, बल्कि कई लोग तो सुरक्षा को देखते हुए पीछे हट गए। वहां पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नेशनल हाईवे पर आ गया। हादसे के बाद की तस्वीरों में पहाड़ का वो बड़ा सा हिस्सा टूटा दिखा। उसे देखकर ऐसे लगा जैसे किसी ने पहाड़ का उतना हिस्सा काट दिया हो। उससे टूटकर गिरे पत्थर और मलबे ने काफी देर तक गंगोत्री हाईवे को जाम रखा। हालांकि उत्तरकाशी प्रशासन ने सड़क से मलबा हटाने के लिए मशीनें लगा दी ताकि जल्द से जल्द रास्ता दोबारा शुरू हो सके। उधर यूपी के इटावा में चंबल नदी खतरे के निशान को पार कर गई। उत्तर प्रदेश के इटावा में कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर आ गई। इससे निचले इलाकों में बसे करीब 50 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लग गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के होशियारपुर में ब्यास नदी के बेकाबू होने से कई इलाके पानी में डूब गए। वहां मुकेरिया गांव और उसके आसपास के गांवों में सड़कों पर सैलाब बहता दिखाई दिया। डूब चुके एक रास्ते को पार करने की कोशिश में एक कार तेज लहरों के बीच फंस गई। हालांकि बाद में लोगों ने रस्सी बांधकर उसे बाहर निकाल लिया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश की वजह से हाहाकार मच गया। वहां के कई इलाके पानी में डूब गए। इसके बाद प्रशासन ने लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान शुरू किया। इसके तहत कई लोगों को उनके मकानों से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ी। बड़ी गाड़ियों के भी पहिए पानी में डूब गए।
इधर राजस्थान के सवाई माधोपुर में राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे और उन्होंने अस्थायी बांध बनवाकर पानी के बहाव को रोकने की कोशिश की। वहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने कई रिहायशी इलाकों को डुबो कर रख दिया। खेत कटकर खाइयों में तब्दील हो गए, जबकि कई मकान, मंदिर, दुकानें भी इसकी जद में आ गई। और इसी बीच राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सवाई माधोपुर के जड़ावता गांव में अस्थायी बांध बनवाया। बीच में जो वो पड़ गई ना मिट्टी की, वो उसको उठाकर गांव की तरफ डालना है ताकि पानी गांव से दूर होकर निकले। किरोड़ीलाल मीणा अधिकारियों के साथ खुदाई करने वाली मशीन पर बैठकर जड़ावता गांव में पहुंचे और उन्होंने पानी के बहाव को रोकने के लिए खुदाई का काम शुरू करवाया। लेकिन इस दौरान वहां बड़ी संख्या में दूसरे गांव के लोग पहुंच गए। उन्होंने पानी का बहाव मोड़े जाने की वजह से अपने गांव में बाढ़ आने की आशंका जताई। कोई सर्वे, कोई प्रशासन ने कोई सर्वे नहीं किया हमारे गांव कोसाड़ी में, और कोसाड़ी की जनता के विरुद्ध काम हो रहा है। वहां विरोध जताने पहुंचे दूसरे गांव के लोगों ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को घेर लिया, लेकिन हंगामे के दौरान किसी तरह किरोड़ीलाल मीणा ने जड़ावता और दूसरे गांव के लोगों को समझाया और वहां अस्थायी बांध बनवाने के लिए काम शुरू करवाया। उधर से बनाएंगे, आगे इसी सड़क पर वहाँ कोई रास्ता बनाएंगे ताकि पाना वहाँ नहीं जाके बनास की तरफ चला जाए। वहां अस्थायी बांध बनाए जाने तक किरोड़ीलाल मीणा वहीं डटे रहे। इसके साथ उन्होंने जड़ावता में प्रदर्शन करने आए दूसरे गांव के लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। और सवाई माधोपुर की ही तरह राजस्थान के बांसवाड़ा पर भी आसमान से आफत बरसी। वहां बारिश के बाद बाढ़ की वजह से डूब चुके एक मंदिर में पूजा करने के लिए लोग नाव के जरिए पहुंचे। नदी किनारे मौजूद उस मंदिर के चारों तरफ कई फीट तक पानी जमा हो गया। मंदिर तक जाने वाला रास्ता भी जलमग्न हो गया और इसीलिए श्रद्धालु नाव पर सवार होकर मंदिर में पूजा पाठ के लिए पहुंच गए। बाढ़ बारिश के बीच बांसवाड़ा में माही और जाखम नाम की नदियां उफान पर आ गईं। नदियों के पानी ने उनके किनारे वाले इलाकों को डुबो दिया। इसी बीच वहां संगमेश्वर मंदिर भी पानी पानी हो गया। मंदिर में मूर्ति वाली जगह भी डूब गई। वहां हर तरफ मटमैला पानी दिखा। हालांकि इसके बाद भी मंदिर में पूजा पाठ और दर्शन के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। लोग नाव के जरिए वहां पहुंचे। नीचे पानी भरा हुआ था, इसलिए मंदिर की छत पर आरती की गई। हर हर महादेव। श्रद्धालुओं ने बताया कि मंदिर के पानी में डूबने के बावजूद वहां दोनों वक्त आरती होती रही। संगमेश्वर मंदिर नदी के किनारे मौजूद है, इसीलिए बारिश के मौसम में अक्सर वहां बाढ़ के हालात बन जाते हैं। उधर बिहार की राजधानी पटना के एक इलाके में बांध टूट जाने से आई बाढ़ में सैकड़ों मकान पानी में डूब गए। पटना के दनियावा इलाके में भारी बारिश के बाद बांध में पानी का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया और कुछ ही देर में बांध टूट गया। इसका नतीजा यह हुआ कि आसपास के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया और उनमें रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। बांध टूटने के बाद देखते ही देखते कई गांवों में बाढ़ आ गई। उसका पानी सैकड़ों मकानों में घुस गया और लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। कटा हुआ है जिससे पूरा गांव जो है प्रभावित है और पूरा जो है बाढ़ ग्रसित हो चुका है। उस इलाके के कई मकान पूरी तरह पानी में डूब गए। कई सरकारी स्कूलों का भी यही हाल हुआ। सड़कें तो पानी में गायब ही हो गईं। जिन लोगों के मकान बाढ़ से बच गए उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वो अपने घरों में ही कैद होकर रह गए। हालांकि ज्यादातर लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए। पटना के दनियावा इलाके में बाढ़ से मची इस तबाही के बाद वहां के कुछ लोगों ने अपने स्तर पर ही इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी। प्रशासन की तरफ से मदद मिलने से पहले ही लोगों ने रेत की सैकड़ों बोरियां बाढ़ के रास्ते में डाल दी ताकि पानी का बहाव रुक सके। हालांकि वहां पानी का बहाव काफी तेज नजर आया। इधर गुजरात के साबरकांठा में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। वहां के कई इलाके बाढ़ से जूझने को मजबूर हो गए। साबरकांठा के खेड़ ब्रह्मा इलाके में बहने वाली नदियां तो मानो समंदर में बदल गईं और उनमें ऐसा उफान आया कि लोगों की सांसें अटक गईं। साबरकांठा के खेड़ ब्रह्मा इलाके में बहने वाली हरणाव और सणा नाम की नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। हालत ऐसी हो गई कि नदियां तटों की सीमा को पार कर रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ती नजर आईं। साबरकांठा के कई इलाकों में घुटनों तक और कई इलाकों में तो कमर तक पानी भर गया। नदियों के किनारे बसे इलाके तो मानो डूब ही गए। वहां मौजूद मकानों की छतें भी मुश्किल से नजर आईं। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के सिर्फ ऊपरी हिस्से पानी के ऊपर दिखे, बाकी सब नदियों के उफान में समा गया। नदी का पानी समंदर की लहरों की तरह हिलोरे मारता दिखा। ऐसा लगा जैसे वो किनारे में लगी लोहे की ग्रिल को उखाड़ देगा। इस बीच खेड़ ब्रह्मा के पास कुछ लोग ऐसी ही एक नदी के बीच फंस गए। नदी के उफान को देखकर उनकी हालत खराब हो गई। हालांकि उन्हें वहां से निकालने के लिए राहत और बचाव की टीमें भेज दी गईं। इसी तरह से साबरकांठा के कई रिहायशी इलाकों में भी दमकल की टीमें मदद के लिए तैनात दिखीं।
उधर मध्य प्रदेश के गुना में केंद्रीय मंत्री और गुना के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ट्रैक्टर चलाकर बाढ़ से बेहाल इलाकों का दौरा करने पहुंचे। जोरदार बारिश की वजह से गुना के कई गांवों में बाढ़ के हालात बन गए। उन्हीं में कुछ गांवों का दौरा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया और उन गांवों तक वो खुद ही ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। उस ट्रैक्टर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही जिले के कलेक्टर भी बैठे नजर आए। गुना के आसपास के कई गांवों में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। कई गांव डूब गए थे। उन्हीं इलाकों का दौरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना पहुंचे। वो मध्य प्रदेश के गुना से ही सांसद भी हैं। कलेक्टर और बीजेपी के कई नेताओं को ट्रैक्टर में बैठाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पहुंचे तो वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं और गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां के एक बांध का जायजा भी लिया। मूसलाधार बारिश की वजह से उस डैम का एक हिस्सा टूट गया था। लगभग 6 फीट जल भरा हो गया था। थोड़ा सामने से हटो, बेसमेंट की हाइट दिखाओ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने के बाद अधिकारियों को गांव के लोगों की मदद के निर्देश दिए। उन्होंने ये भरोसा भी दिया कि बाढ़ की वजह से जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई उन्हें राज्य सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। इधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कई घंटों तक लगातार हुई भारी बारिश ने कोहराम मचा दिया। वहां मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ आ गई और कई मकान बाढ़ के पानी में डूब गए। इसी बीच मौसम विभाग ने वहां 2 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। खतरे को देखते हुए कई स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई, क्योंकि भयंकर बारिश के बाद कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ आ गई। फ्लो बने हो। वहां मकान के आगे खड़ी एक गाड़ी तो सैलाब में बहती नजर आई। बाढ़ की ताकतवर लहरें थोड़ी ही देर में उस गाड़ी को बहाकर कुछ दूर ले गईं। मकान से थोड़ी दूरी पर उफनता सैलाब एक दूसरे मकान की नींव को खोखला करता दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो कुछ ही देर में कंक्रीट से बनी उस मकान की दीवारें पानी की तेज दहार में बह जाएंगी। उस दौरान अपने मकानों की छतों पर मौजूद लोग ये खौफनाक मंजर देखते रह गए। वहां सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि मकानों के बाहर रखा जरूरी सामान भी लहरों में बह गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कई घंटों तक हुई बारिश लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। कांगड़ा के इंदौरा इलाके में तो ऐसा लगा मानो किसी नदी ने वहां कब्जा कर लिया हो। बताया गया कि वहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में कई मकान ढह गए और कुछ गांवों में तो बिजली की सप्लाई भी बंद करनी पड़ी। उधर जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बारिश के बाद भारत ने मानवता के आधार पर पाकिस्तान को बाढ़ की चेतावनी जारी की। जम्मू कश्मीर में जारी बेहिसाब बारिश की वजह से वहां बहने वाली तवी नदी उफान पर आ गई। तवी नदी जम्मू से होकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जाती है। इस नदी के उफान पर आने से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया और इसीलिए भारत ने मानवता के आधार पर पाकिस्तान को बाढ़ के इस खतरे के लिए अलर्ट कर दिया। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने अलर्ट जारी किया कि जम्मू से होकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आने वाली तवी नदी भारी बारिश की वजह से उफान पर आ गई। उस नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ आ सकती है और वहां के निचले इलाके डूब सकते हैं। इस अलर्ट के बाद पाकिस्तान में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई। ये जो तवी नदी का पानी है, देखिए जहाँ जहाँ मेरे हाथ हैं, ये इतना जलस्तर बढ़ता जा रहा है पानी का और यहाँ से बढ़ता हुआ जलस्तर सीधा सीधा पाकिस्तान की तरफ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पहली बार पाकिस्तान से संपर्क किया। हालांकि भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि ये संपर्क सिंधु जल समझौते के तहत नहीं किया गया। सिंधु जल समझौता अब भी निलंबित ही है। इधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस ने हथियारों की एक अवैध फैक्ट्री के पर्दाफाश का दावा किया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस ने हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने का दावा किया। तलाशी के दौरान पुलिस को फैक्ट्री से 10 हथियार, गोलियां और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान मिला। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। जब चेक किया गया तो वहां पर एक व्यक्ति पकड़ा गया और दूसरा वहीं मौके से फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में गायों की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां सिकंदरपुर थाने की पुलिस ने बताया कि आरोपी 4 गायों को ट्रक में डालकर बिहार ले जा रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में पकड़ लिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि भारत ने सुदर्शन चक्र बनाने की तरफ कदम बढ़ा ही दिया। सुदर्शन चक्र बनाने की तरफ बढ़ा ही नहीं दिए हैं, बल्कि पहला कदम टेस्ट कर भी दिया। ये जो खबर आई कि IADWS टेस्ट किया है भारत ने, जानते हैं ये क्या चीज है? नाम तो आपने सुन लिया, IADWS यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। लेकिन ये है क्या चीज?
इजराइल का आयरन डोम सुना है ना आपने, कि वो लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके या गाजा से हमास के लड़ाके जो मिसाइलें और रॉकेट वगैरह मारते रहते हैं, वो उनको हवा में ही मार गिराता, जमीन पर गिरने ही नहीं देता। तो हमने भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है। अभी प्रधानमंत्री ने लाल किले से मिशन सुदर्शन चक्र की बात की थी ना, तो मिशन सुदर्शन चक्र 2035 तक भारत को एक सुपर ताकतवर रक्षा ढाल देगा। यह उस ढाल का पहला हिस्सा है। सेना का यह IADWS इसकी शुरुआत है। भारतीय वायुसेना का एक IACCS सिस्टम है और सेना का एक आकाश तीर सिस्टम है, जिसका नाम आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी सुना। तो यह सब मिलाकर पूरे देश को एक मजबूत ढाल देंगे, ढाल। लेकिन इस IADWS में अलग क्या है, यह समझने वाली बात है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। यह आसमान से 3 तरह के खतरों को एक साथ रोक देता है। दुश्मन का हवाई जहाज आ रहा हो, ड्रोन आ रहा हो, मिसाइल आ रही हो, यह सिस्टम तीनों को रोक सकता है, क्योंकि इसमें 3 हथियारों का सुपर कॉम्बो है। यह इसका सबसे अनोखा फीचर है। इसमें 3 अलग अलग हथियार हैं। एक है QRSAM, यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। QRSAM, क्विक रिएक्शन का मतलब आप समझ ही गए, और सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब यह जमीन से हवा में मारने वाली मिसाइल है। यह 30 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन के हवाई जहाज या मिसाइल को मार गिराती। यह ऐसा है जैसे कोई तीरंदाज दूर से निशाना लगाए और पलक झपकते ही दुश्मन को खत्म कर दे। क्विक रिएक्शन, QRSAM। जब विमान या मिसाइल 30 किलोमीटर दूर हो, यह इसका एक हथियार है। लेकिन अगर दुश्मन पास हो, कोई हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो जो 6 किलोमीटर दूर तक ही आ चुका हो, तो इसका दूसरा हथियार है VSHORADS, यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, VSHORADS। तो इसको आप ऐसे समझ लो जैसे आपका सिपाही अपने कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लिए खड़ा है। एक तो QRSAM है जो 30 किलोमीटर दूर भाला फेंक रहा है, ये शॉर्ट रेंज में 6 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन या हेलीकॉप्टर जैसे छोटे खतरे को मार गिराता है। इसे छोटी मछली पकड़ने वाले जाल की तरह समझ लो, जो पास के खतरे को फटाफट पकड़ लेता है। लेकिन ड्रोन के लिए इसका सबसे जादुई हथियार, तीसरा हथियार जो है वो मैजिकल है, DEW, यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। डायरेक्टेड एनर्जी मतलब जैसे साइंस फिक्शन फिल्म में हथियार होता है ना, वैसा ही लेजर लाइट की तरह, लेजर गन समझ लीजिए, जो तेज रोशनी की किरण से छोटे ड्रोन या मिसाइल को 3 किलोमीटर के दायरे में जला देती है, भस्म कर देती है लेजर से। यानी 30 किलोमीटर दूर निशाना लगाता है QRSAM, 6 किलोमीटर दूर VSHORADS और 3 किलोमीटर पर यह DEW, ये लेजर वाली जादुई टॉर्च दुश्मन को चकमा दे देती है। तो यह सिस्टम एक साथ इन 3 अलग अलग हथियारों को मिलाकर काम करता है और इन सबको एक स्मार्ट दिमाग कंट्रोल करता है। C2C2, सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, C2C2। यह सिस्टम का दिमाग है जो रेडार और कैमरों की मदद से, रेडार लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे देख रहे हैं, रेडार भांप रहे हैं, कौन ऊपर से आ रहा है, कौन इधर, कौन कितने किलोमीटर दूर है, आसमान पर नजर रखता है C2C2, और फिर सही हथियार को सही समय पर ऑर्डर देता, कौन सी चीज कहां से आ रही है, कितने किलोमीटर दूर है, किस एंगल पर है। ज्यादातर देशों के पास ऐसे सिस्टम हैं जो सिर्फ एक तरह के खतरे को रोकते हैं, जैसे बड़ा हवाई जहाज, मिसाइल, उसका एक सिस्टम है। लेकिन IADWS की खासियत यह है कि ये तीनों हथियार एक साथ ही एक ही कमांड सेंटर से अलग अलग खतरों को रोक सकता है। तो मिसाल के तौर पर अगर दुश्मन एक साथ हवाई जहाज, ड्रोन, मिसाइल सब आ रहा हो, तो IADWS तीनों को एक साथ निपटा सकता है। और इसमें भी इसका लेजर हथियार जो है DEW, इस सिस्टम का सबसे अनोखा और दिलचस्प हिस्सा है। यह एक लेजर है, तेज लेजर की किरणों से ड्रोन या मिसाइल को
भस्म कर देता है, जला देता है। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जादुई टॉर्च हो जैसे, जो दुश्मन के छोटे ड्रोन को हवा में ही बर्बाद कर दे। दुनिया में बहुत कम देशों के पास ऐसा लेजर हथियार है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे गिने चुने देश हैं। भारत का DW छोटे ड्रोन को रोकने में माहिर है और आजकल युद्ध में बहुत इस्तेमाल होते हैं छोटे ड्रोन। ड्रोन सस्ते होते हैं, रेडार में आसानी से पकड़े नहीं जाते, इसलिए बहुत सारे भेजते हैं। देखा नहीं आपने, ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा। लेकिन ये DW की लेजर किरणें इन्हें पल में जला देती हैं, पल भर में भस्म। तो इसका फायदा क्या भाई? मिसाइल से भी तो मार ही देते हैं। लेजर से जला दो या मिसाइल से मार दो, फर्क क्या? अब समझने वाली बात यह है कि लेजर को बार बार मिसाइल लोड करने की और खरीदने की जरूरत नहीं होती, बिजली चाहिए बस। उसमें बार बार कोई गोली लोड नहीं करनी, कोई मिसाइल लोड नहीं करनी है, ऑन करना है बस और लगातार काम करता रहेगा डीप। जो मिसाइल से मारना है तो मिसाइल खर्च होती रहेगी, तो इससे ये ज्यादा सस्ता है और ज्यादा असरदार है। अगर दुश्मन सैकड़ों ड्रोन भेज दे तो ड्यू एक एक करके सबको जला सकता है, सबको भस्म कर सकता है, बिना गोला बारूद खत्म होने की चिंता के कि भाई गोला बारूद खत्म हो जाएगा। खत्म होने की बात ही नहीं है। आपको बिजली चाहिए, ऑन किया और भस्म। और C2 यानी इसका दिमाग स्मार्ट दिमाग है। ये रेडार और कैमरों से आसमान पर नजर रखता है और पलक झपकते ही फैसला करता है कि कौन सा हथियार किस खतरे को रोकेगा। तो एक साथ कई खतरों को देख सकता है। ड्रोन भी आ रहा है, मिसाइल भी आ रही है, प्लेन भी आ रहा है। हर खतरे के लिए सही हथियार चुन लेता है इस सिस्टम से। और मिसाइल के लिए अगर एक हवाई जहाज आ रहा है, एक ड्रोन आ रहा है, एक मिसाइल आ रही है, एक साथ आ रहे हैं, तो C2 तुरंत ऑर्डर देगा QR SAM को कि जहाज को मारो, वो QR SAM करेगा। VSHORADS को बोलेगा मिसाइल को पकड़ो, वो तो मिसाइल को मिसाइल मारेगी। और ड्यू को ऑर्डर देगा कि ड्रोन को जला दो। ये सब इतनी तेजी से होता है कि दुश्मन को चकमा देने का मौका ही नहीं मिलता। अभी जो टेस्ट हुआ उसमें C2 ने 3 अलग अलग खतरों को, टेस्ट में 3 अलग अलग खतरे भेजे गए। 2 हवाई जहाज थे मानव रहित, अनमैन्ड जो होते हैं, वो 2 तेज हवाई जहाज थे, एक मल्टीकॉप्टर ड्रोन था, जो मल्टीकॉप्टर छोटा हेलीकॉप्टर टाइप का जो ड्रोन होता है। उन तीनों को भेजा, तीनों को एक साथ पकड़ा और तीनों को सही हथियारों से मार गिराया C2 ने। ऐसा था जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में होता है ना कि बड़े से रोबोट ने अपने 3 हाथों से 3 हथियार अपनी तरफ आते हुए पकड़ लिए, एक इधर से ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा। ऐसे टेस्ट में ये ऐसा सफल टेस्ट हुआ है। और सबसे गर्व करने वाली बात यह है कि ये पूरी तरह भारत में बना है। DRDO और भारतीय कंपनियों ने इसे बनाया, यानी हर मिसाइल, लेजर, रेडार हमारा अपना है। अगर युद्ध की स्थिति हो तब भी हमें अपने हथियार मिलते रहेंगे, क्योंकि हम खुद बनाते हैं। इससे भारत न सिर्फ अपनी रक्षा करता है, बल्कि भविष्य में IADWS जो है इसको दूसरे देशों को भेज भी सकता है। ये चल रहा है। हम कई चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। IADWS का एक और अनोखा फीचर ये है कि ये चलते फिरते काम कर सकता है। मतलब QR SAM को ट्रक पर लाद कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। वो चलते हुए भी मिसाइल दाग सकता है। यानी अगर हमारी सेना बॉर्डर पर बढ़ रही हो तो IADWS उनके साथ चलकर उनकी रक्षा कर सकता है। ज्यादातर पुराने सिस्टमों को एक जगह टिककर काम करना पड़ता है, लेकिन IADWS की ये काबिलियत इसे बहुत खास बनाती है। तो जब कोई दूसरे देशों के हथियारों की बात करे ना, तो आप भी बता देना कि जब से युद्ध शुरू हुए हैं, एक हाथ में तलवार होती थी, दूसरे में ढाल। हमला करने वाले हथियार तो दुश्मन के तब काम आएंगे ना जब हमला हो पाएगा। ढाल भी तो होनी चाहिए। ढाल ही, ऐसे ही हथियार तो भेदेगा कैसे सुरक्षा को, ढाल होगी तो। भारत अब पीछे नहीं है इस खेल में, बल्कि बहुत से देशों से बहुत आगे निकल चुका है। 100 बात की एक बात। इधर BCCI और ऑनलाइन गेमिंग ऐप ड्रीम 11 के बीच स्पॉन्सरशिप की डील रद्द हो गई। ऑनलाइन गेमिंग ऐप ड्रीम 11 और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच स्पॉन्सरशिप की डील रद्द हो गई। BCCI के सचिव ने डील रद्द होने की जानकारी दी। ये फैसला संसद में पिछले हफ्ते ऑनलाइन गेमिंग बिल के पास होने के बाद लिया गया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चल रहे महिलाओं के क्रिकेट टूर्नामेंट विमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग को साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स नाम की टीम ने जीत लिया। फाइनल मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने सेंट्रल दिल्ली क्वींस को 1 रन से हराकर ये रोमांचक मुकाबला जीता और ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली साउथ अफ्रीका की T20 लीग SA-20 की टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स के हेड कोच बन गए। SA-20 के चौथे सीजन की शुरुआत 26 दिसंबर से होगी। दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट खिलाड़ी डेन वन निकर्क ने संन्यास से वापसी का ऐलान कर दिया। इसके बाद उनके महिलाओं के क्रिकेट के विश्व कप में खेलने की खबरों ने जोर पकड़ लिया। उन्होंने 2023 में संन्यास लेने की घोषणा की थी। उधर गाजा में हमास से जारी जंग के बीच इजराइल की सेना ने यमन के हूथी लड़ाकों पर भयंकर बमबारी कर दी। यमन की राजधानी सना पर लड़ाकू विमानों से मिसाइलें दागी गईं। दावा किया गया कि वहां तबाही मचाने के लिए इजराइल ने एक साथ 14 लड़ाकू विमान भेजे। उन विमानों ने थोड़ी ही देर में इतना ज्यादा बारूद बरसाया कि सेना में दहशत फैल गई। हमास का समर्थन करने वाले हूथी लड़ाकों ने कुछ दिन पहले ही इजराइल के एक एयरपोर्ट को दहलाने की कोशिश की थी। उसी का जवाब देते हुए इजराइल ने भीषण हमला कर दिया और इस दौरान यमन की राजधानी सना में एक पेट्रोल पंप पर भी मिसाइल फोड़ दी गई। मिसाइल फटते ही वहां इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। लोग डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। पेट्रोल पंप पर हुए ब्लास्ट के बाद उसके ऊपर आग ही आग नजर आई। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां परमाणु बम गिरा दिया गया हो। आग की खौफनाक लपटें आसमान में 100 फीट से भी ऊपर चली गईं। इजरायली हमले के बाद भी वहां काफी देर तक धमाकों की आवाजें आती रहीं। पेट्रोल पंप हमले की सूचना मिलते ही राहत बचाव का काम शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन हमले की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमास का समर्थन करने वाले हूथी लड़ाके यमन की राजधानी सना समेत उसके ज्यादातर इलाकों पर कब्जे का दावा करते हैं। इजराइल ने उनके हमलों के बाद पलटवार किया। उसके लड़ाकू विमानों ने करीब 2000 किलोमीटर का लंबा चौड़ा रास्ता तय किया और सना में जबरदस्त बमबारी कर दी। इधर उत्तर प्रदेश के बागपत में पंचायत के दौरान ही एक महिला ने अपने दामाद के भाई पर कई थप्पड़ बरसा दिए। चौंका देने वाली घटना बागपत के बड़ौत इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक महिला ने जिस परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था, उसने रिश्ता तोड़ दिया। इस मामले को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई और पंचायत में दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल ही रही थी कि अचानक मामला बिगड़ गया। उस महिला ने अपने दामाद के भाई पर एक के बाद एक कई थप्पड़ बरसा दिए। उन्होंने जैसे ही उन्हें पीटना शुरू किया, वहां बैठे कुछ और लोग अपनी जगह से उठ गए। उन सभी ने मिलकर न सिर्फ लड़के के भाई बल्कि उनकी तरफ से वहां पहुंचे कई दूसरे लोगों की भी पिटाई कर दी। इस बीच कुछ लोग सोफे पर चढ़कर लातों से भी उन्हें पीटते नजर आए। वहां पहुंचे लड़के के परिवार के कई सदस्यों को काफी चोटें आईं। इससे पहले वो महिला लड़के के भाई से बातचीत करती दिखी। उस वक्त तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही उन्होंने थप्पड़ बरसाए, वहां बवाल मच गया। रिश्ता टूटने से बचाने के लिए बुलाई गई पंचायत भारी हंगामे में बदल गई। इसके बाद लड़की और लड़के दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। उनके बीच की कड़वाहट और बढ़ गई और बातचीत बिना किसी नतीजे के वहीं खत्म कर दी गई। उधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित समुदाय के एक लड़के की बेरहमी से पिटाई का डरा देने वाला मामला सामने आया। वहां कुछ लड़कों ने मोटरसाइकिल से जा रहे उस लड़के की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना में वो बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि उन्होंने मारपीट क्यों की। बाद में पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि उस दलित लड़के को पीटने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। इससे पहले उन्होंने मोटरसाइकिल से जा रहे उस लड़के को घेर लिया और जमीन पर घसीटते हुए उसकी जमकर पिटाई कर दी। वो लड़का उनसे रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने भी उस पर दया नहीं दिखाई। 3 लड़कों ने मिलकर एक साथ उसे इतना पीटा कि वो बुरी तरह घायल हो गया। उन्होंने न सिर्फ उस पर थप्पड़ बरसाए बल्कि लातों से भी खूब मारा। इसके बाद डंडे से उसकी पिटाई की। इस दौरान किसी ने उसका पैर पकड़कर पीटा तो किसी ने उसके बालों को खींचा। इस बीच वो लड़का बार बार उनसे ये पूछता रहा कि उसकी गलती क्या है। ऐसा नहीं था कि वो लड़का उनसे लड़ने के लिए वहां पहुंचा था, वो तो अपने रास्ते जा रहा था। तभी उन तीनों ने उसे घेर लिया। उनमें एक ने उसकी बाइक की चाबी निकाल ली और उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद वो उसे थप्पड़ मारते और घसीटते हुए सड़क के किनारे ले गए। हैरान करने वाली बात यह रही कि आरोपियों ने रिहायशी इलाके में उसकी पिटाई की। वहां आसपास कई लोगों के मकान थे, लेकिन कोई भी उस लड़के की चीख पुकार सुनकर अपने घर से बाहर नहीं निकला।
उधर गाजा में इजराइल के हमलों में कई पत्रकारों के मारे जाने की खबर सामने आई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजराइल के ताजा हमलों में गाजा पट्टी में 4 पत्रकारों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक इजराइल ने गाजा में एक अस्पताल को निशाना बनाकर हमला किया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उस अस्पताल में जंग पीड़ितों के लिए राहत शिविर बनाया गया था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के मुताबिक रूस को रोकने और उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पहुंचाने के मकसद से ही अमेरिका ने भारत पर टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई। इससे पहले व्हाइट हाउस की तरफ से भी इसी तरह का बयान जारी किया गया था। The president has applied aggressive economic leverage, for example, the secondary tariffs on India to try to make it harder for the Russians to get rich from their oil economy. मजबूत ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 329 अंक चढ़ा तो निफ्टी उछलकर 24,967 पर पहुंच गया। इसकी वजह से निवेशकों की संपत्ति करीब 1,34,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। सबसे ज्यादा तेजी आईटी, रियल्टी और मेटल सेक्टर के शेयरों में रही। हालांकि एफएमसीजी, एनर्जी और मीडिया सेक्टर के शेयर गिरकर बंद हुए। असम पुलिस ने कछार जिले से 3 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक वो तस्कर अपने पेट पर ड्रग से भरे पैकेट बांधकर एक ऑटो से जा रहे थे और पुलिस ने चेकिंग के दौरान उनका ऑटो रोका और ड्रग्स बरामद करने का दावा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बाढ़ वाले इलाकों में रसोई गैस की सप्लाई करने वाले इंडियन ऑयल के कर्मचारियों की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उनके लिए एक कविता लिखी। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी ने लिखा कि चूल्हा जलता रहेगा, देश आगे बढ़ता रहेगा। इधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक रिटायर्ड डीएसपी के साथ उनके ही परिवार की बदसलूकी का डरा देने वाला मामला सामने आया। वो मध्य प्रदेश के श्योपुर में तैनात थे और 31 मार्च को रिटायर हुए थे। प्रतिपाल सिंह यादव नाम के रिटायर्ड डीएसपी के मुताबिक वो 15 साल से अपनी पत्नी से अलग रह रहे हैं। उनके दोनों बेटे भी उनकी पत्नी के साथ ही रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और बेटों ने उन्हें रस्सी से बांधकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और उनके बेटे उनका एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन छीन कर ले गए। और विरोध करने पर उन्होंने रिटायर्ड डीएसपी प्रतिपाल सिंह यादव को रस्सी से बांध दिया। वहां एक लड़का उनके सीने पर बैठा नजर आया, जबकि एक दूसरा लड़का रस्सी से उनके पैरों को बांधता दिखा। वो दोनों उनके बेटे बताए गए। इस दौरान एक महिला भी वहां मौजूद रही और वो रस्सी बांधने में उनकी मदद करती दिखी। वो महिला उनकी पत्नी बताई गई। शिवपुरी के भौंती इलाके में इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और उन्होंने इस बदसलूकी का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन प्रतिपाल सिंह यादव की पत्नी ने उन पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उन लोगों के विरोध करने पर उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। प्रतिपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और उनके दोनों बेटे उनका एटीएम कार्ड और उनका मोबाइल फोन छीन कर ले गए। उन्होंने पुलिस से एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन दिलाने की मांग की। उनके मुताबिक अपनी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बड़े बेटे को 5 लाख और छोटे बेटे को 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन वादा किए जाने के बाद भी उनकी पत्नी और उनके बेटों ने उनसे बदसलूकी की। इस मामले में उन्होंने पुलिस के अधिकारियों से शिकायत की।